गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पादप अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस भाग में अपन पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं हमें जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाएंगे, वो किस प्रकार से जीवित रहते हैं और अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य प्राणी अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं या जंतु से प्राप्त करते हैं, तो इसी तरह से ऐसे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अन्य पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके द्वारा बने हुए भोजन के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधों को हम विषमपोषी पादप कहते हैं। और यह प्रणाली जिसके अंदर पादप अन्य पादपों के ऊपर या अन्य पादपों के द्वारा निर्मित भोजन के ऊपर निर्मित रहता है, उसे हम विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। जैसे नीचे देखो, इसमें आपको इस पेड़ के ऊपर पीले पीले रंग की कुछ पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये अमरबेल है। अमरबेल बेटा, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन ये अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी भी पादप के ऊपर या वृक्ष के ऊपर बेल की तरह चढ़ जाती है और फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। ऐसे पादपों को हम परपोषी कहते हैं। ये पादप क्या कहलाएंगे? परजीवी। ऐसा अपन कहें कि ये पादप पोषण प्रणाली क्या कहलाएगी? परपोषण, क्योंकि ये किसी दूसरे पादप से अपना पोषण प्राप्त कर रही है। ऐसा पादप जिसके ऊपर ये आरोहित या चढ़े हुए रहते हैं वो क्या कहलाता है? परपोषी। और चूंकि ये उससे अपना भोजन ग्रहण करता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परजीवी। इसी तरह से हमें पता है कि जैसे पादप अपना भोजन दूसरों से भी प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से कुछ जंतु होते हैं वो भी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, जूं, जोंक, ये भी क्या करते हैं कि वो अपना भोजन दूसरों के ऊपर, जैसे मच्छर आपको खाते हैं और खून चूस लेते हैं, और अपने खून के अंदर हमें पता है, रक्त के अंदर पता है क्या होता है? पोषण। सारा रोज पोषण हमारा कहाँ होता है? रक्त के अंदर। तो ये मच्छर और खटमल, जूं, जोंक, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर से रक्त को चूस लेते हैं और उसमें से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये जो जानवर हैं, मच्छर, खटमल आदि, ये हमारे यानी मनुष्य के परजीवी कहलाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़कर, इन मच्छरों को, कीटों को पकड़कर उन्हें पचा जाते हैं। ये हरे रंग के भी हो सकते हैं और अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। नीचे चित्र में देखिए जो आपको एक पादप दिखाई दे रहा है, इसमें घड़े के समान, एक मटके के समान संरचना दिखाई दे रही है, जो कि वास्तव में एक पत्ती का रूपांतरण है, जिसमें पत्ती का शीर्ष भाग यानी कॉर्नर भाग घड़े का ढक्कन बनता है और बाकी की पत्ती गोल मुड़कर एक मटके का रूप ले लेती है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो अंदर की ओर ढलके हुए रहते हैं। इसमें जैसे ही कोई मच्छर या कीट घड़े के अंदर प्रवेश करता है तो यह उन रोमों के अंदर फंस जाता है और फिर इस घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और वो कीट का पाचन कर लेते हैं। जब कीट का पाचन हो जाता है तो उसके बाद ढक्कन वापस खुलता है और मरे हुए कीट को वो वापस बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं कीट भक्षी पादप? ये उस मच्छर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पादप अब ऐसा करते हैं। चूंकि इन पादपों ने कीटों को खाया, इसलिए इन पादपों को कीट भक्षी पादप कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप या संड्यू कीट भक्षी पादप। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब अगर घटपर्णी पादप यानी मटके जैसा जो पादप है वो हरे रंग का है तो फिर प्रकाश संश्लेषण भी करता है, तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? ये कीटों से पोषण क्यों प्राप्त करता है? तो इसका कारण है कि जनरली ये जो कीट भक्षी पादप होते हैं ये दलदली स्थानों पर
पाए जाते हैं। दलदल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो पादप उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर उड़ने वाले कीटों से अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जिससे कि उन्हें पूरा पोषण प्राप्त हो सके। अब उसके बाद आते हैं एक नए प्रकार के पादप जिन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। आप लोगों ने बारिश के समय में या कभी गोबर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, वृक्षों की टूटी फूटी टहनियों के ऊपर छाते नुमा संरचनाएं देखी होगी, जिसे तुम छतरी भी के नाम से भी जानते हो। तो ये क्या हैं? ये किस प्रकार से पोषकों की प्राप्ति करते हैं? ये कहाँ से आते हैं? इनके हमारी तरह भोजन प्राप्त करने के लिए मुंह भी नहीं होता, हरे समान पौधों के समान इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पादप क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हमेशा सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ही मिलते हैं, यानी जो चीज़ नष्ट हो गई है, सड़ गई है, गल गई है, उन पदार्थों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ब्रेड तो आप सब जानते ही हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसे किसी नम स्थान पर, जहाँ पर नमी हो, सुखाना नहीं है हमको, उसको 2-3 दिन ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर हवा भी आती रहेगी और थोड़ी सी नमी भी हो। नहीं तो आप उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी के छिड़क दीजिए, और उसके बाद 2-4 दिन बाद आप देखिए कि उसके ऊपर हरे हरे रंग के धब्बे जैसी संरचना दिखाई देती, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फंगस लग गई, फंजाई लग गई, फफूंद लग गई, या ये खराब हो गई है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पादप है जो कि सड़ने वाली चीज़ों के ऊपर लगता है, और उसको हम फंजाई या कवक पादपों के नाम से जानते हैं। तो ऐसी पोषक प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तथा मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीव कहलाते हैं। जैसे कवक, फंजाई, जो आपने अचार पे, चमड़े पे, कपड़े या अन्य पदार्थों के ऊपर भी देखा है। और इनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? वर्षा ऋतु। क्योंकि वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा हर जगह नमी नमी रहती है, हर जगह अपने को गीला गीला महसूस होता है। तो ये गीलापन ही क्या है? नमी। और इस नमी के कारण ये कवक बहुत आसानी से वृद्धि करते हैं और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा बारिश के समय में कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके सुंदर जूते वगैरह जो होते हैं आप नहीं पहनते हैं, चमड़े का बैग यूज़ में नहीं ला रहे हैं, रखा हुआ है, तो वो नमी के कारण उसके ऊपर धीरे धीरे फंगस लगने लगती है, वो खराब हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा ऋतु में ये कवक फंगस आसानी से उत्पन्न हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब गर्मी के मौसम में ये कवक नहीं थी, तो ये बारिश में अचानक अपने आप कहाँ से आ गई? क्योंकि हमने तो जूते या कपड़ों या लकड़ी के ऊपर फंगस के कुछ डाला नहीं कि वो पैदा हो, तो फिर ये कैसे पैदा हो गए? तो ये पैदा होती हैं क्योंकि जो ये कवक के बीजाणु होते हैं, यानी जो बीज होते हैं, अपन खेती करते हैं तो बीज डालते हैं ना नई फसल पैदा करने के लिए, तो इसी तरह से जो कवक के बीजाणु होते हैं वो हवा के अंदर उपस्थित रहते हैं, जो कि सुरक्षित रूप से होते हैं। वो नॉर्मल सामान्य वातावरण के अंदर उनमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। जब इन बीजों के ऊपर नमी पहुंचती है, वायु मिलती है, जल मिलता है इनको, तो ये आसानी से अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। अब इसके बाद आता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पौधे के साथ रहते हुए दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कभी आपके पास किताब नहीं है तो आप क्या करते हो? स्कूल में दूसरे अपने मित्र के साथ बैठ के उसके साथ पढ़ने का काम करते हो, यानी एक दूसरे को मदद करते हो। तो इसी तरह से पादपों के अंदर भी ये विशेषता पाई जाती है कि वो एक दूसरे को सहायता करके साथ साथ रहते हैं। तो इस संबंध को, जिससे पौधे या जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास या पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें कि कुछ कवक
वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं। ये वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उनसे जल और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्षों के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन दो जीवों का एक समूह होता है जिसके अंदर एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कि भोजन बनाता है, जबकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है और जबकि शैवाल भोजन बना के पोषक पदार्थों को प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, जो कि सहजीवी जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसके अलावा आता है कि पोषक पदार्थ तो पादप ने अपने आप एक किसी न किसी माध्यम की सहायता से प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि कई बार मिट्टी के अंदर पोषकों की कमी हो जाती है, या हमने फसल लगाई तो एक फसल के बाद अगर हम दूसरी फसल लगातार बोते रहेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें फसल के उत्पादन में कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पादप को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो तो मिट्टी से ले लेता है। अब जब मिट्टी से पादप ने पोषक तत्व ले लिए तो अगली फसल के लिए उस मिट्टी के अंदर क्या हो गए? पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो मिट्टी में इन पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति यानी उस कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? अपने खेतों में या माली अपने बगीचों में क्या करता है? खाद डालता है। खाद डालता है या उर्वरक डालता है। खाद जो खेतों में बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है, वो कहलाती है खाद। उर्वरक जो कि फैक्ट्रियों के अंदर या उन फैक्ट्रियों के अंदर रासायनिक पदार्थों के द्वारा, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि तत्व होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि यूरिया, फास्फेट इत्यादि। अब मृदा को इन पोषक तत्वों से पूर्ण करने के लिए, भूमि की उर्वरकता को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं, जिससे कि न हम केवल पादपों को उपा पाते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फसल की कटाई के बाद मैंने अभी आपको बताया कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वायु के अंदर नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उससे लेने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन बनाने में कर सकते हैं, लेकिन वायुमंडल की नाइट्रोजन का वो उपयोग नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में, घुले हुए रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ पादपों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और विलेय पदार्थों के अंदर बदल देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए ये क्या करते हैं? ये चना, मटर, मूंग, सेम या जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, यानी पादप को नाइट्रोजन देते हैं और स्वयं उस पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अधिकांश जो दालें और फलीदार पादप होते हैं उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु उनकी जड़ों के अंदर रहता है और इनमें सहजीवी संबंध होता है, और यह संबंध किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इस पूरे लेसन के अंदर हमने पढ़ा है कि अधिकतर पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणालियों को अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृतजीवी। और परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में बांटा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसकी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं।